हेलो स्टूडेंट्स, चले आज पढ़ते हैं यूरोपियन यूनियन और ब्रेग्जिट के बारे में। यूरोपियन यूनियन क्या है और ब्रेग्जिट क्या है, ब्रेग्जिट क्या होता है। ये हमारे ग्रेजुएशन के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में रहता है और क्लास 12 में भी रहता है बहुत सारे बच्चों के। तो यूरोपियन यूनियन की कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के आसपास। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वर्ल्ड का बहुत नुकसान हुआ, सबको पता है। अभी जो दशा आज भारत और पाकिस्तान की है, जो दुश्मनी आज भारत और पाकिस्तान के बीच देखी जा सकती है, ये दुश्मनी उस वक्त जर्मनी और फ्रांस के बीच थी। जर्मनी और फ्रांस के बीच गजब की दुश्मनी थी और ये दोनों उस दुश्मनी के लिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कर चुके हैं और सेकंड कर चुके हैं, लेकिन नुकसान दोनों का बराबर हुआ। पैसे खर्च हुए। जब युद्ध शुरू हुआ था तो दोनों पैसे वाले थे, लेकिन युद्ध खत्म होते होते दोनों के पैसे खत्म हो चुके थे। तो धीरे धीरे ये समझ में आई कि भैया इससे लाभ किसी को नहीं हुआ। तो इनको धीरे धीरे ऐसा समझ में आने लगा कि हमें एक यूनियन की तरह काम करना होगा, क्योंकि हम यूरोप के एक देश हैं, दो देश हैं, हम आस पास हैं, तो क्यों ना हम व्यापार में एक दूसरे को छूट दें, कोई बाधाएं ना हो, तो एक दूसरे देशों के जो रिसोर्सेज होंगे वो हम अच्छे से यूज कर पाएंगे। क्लियर? ऐसा जर्मनी ने और फ्रांस ने सोचा। यही सेम कंसेप्ट विंस्टन चर्चिल, जो यूके के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी 1946 में प्रपोज किया था कि पहली बात ये समझें कि यूरोप के जो ये बड़े बड़े देश थे, इन्होंने वर्ल्ड को लूटा, चूसा, एक्सप्लॉइट किया। जर्मनी, फ्रांस और आप यूके, ये सारे बड़े देशों ने एशियन, अफ्रीकन कंट्रीज को बहुत शोषित किया, शोषण किया। तो अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनकी हालत खराब हो गई, थोड़ी डगमगा गई, तो ये ऐसे सोचने लगे कि क्यों ना हम यूनियन की तरह काम करें। मतलब अगर हमारा बॉर्डर जो है आस पास है, तो हम क्यों ना एक जगह पे ही एक साथ, मतलब अगर आप व्यापार करते हैं तो और आप जर्मनी के रहने वाले हैं, तो आप आराम से फ्रांस जा सकते हैं, कोई बाधा नहीं है, कोई नहीं बोलेगा और कोई रोकेगा भी नहीं। मतलब यूरोपियन यूनियन वो संगठन है जिसमें 27 मेंबर हैं एट प्रेजेंट। पहले 28 मेंबर थे, जिसमें से ब्रिटेन बाहर हो चुका है, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। ब्रिटेन बाहर हो चुका है तो उसको छोड़ के अभी 27 मेंबर हैं। ब्रिटेन से पहले ये 28 मेंबर थे। तो इन 28 देशों ने अपना एक संघ बनाया, एक संगठन बनाई, जिसे कहते हैं यूरोपियन यूनियन, जो कि 1946 के बाद स्टार्ट हुआ था, लेकिन ऑफिशियली 1993 में फॉर्मुलेट हुआ। मतलब इसका शुरुआत में नाम यूरोपियन यूनियन नहीं था, 1993 में जाके इसका नाम पड़ा यूरोपियन यूनियन। शुरुआत में इनका नाम था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। 1946 के दौरान जब जर्मनी और फ्रांस ने अपना व्यापार आरंभ किया, तो उस वक्त इन्होंने एक ट्रीटी की, जिस ट्रीटी का नाम, ट्रीटी मतलब संधि, एक एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट का नाम रखा ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस के जरिए इन्होंने धीरे धीरे अपना व्यापार शुरू किया। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी कहते हैं। तो जब इन्होंने शुरुआत की तो शुरुआती दौर में 6 देश मेंबर बने, मतलब जर्मनी और फ्रांस को छोड़ के और 4 देशों ने इनका साथ दिया, और इन देशों ने मिलके यूरोपियन यूनियन के फाउंडेशन की स्टार्ट की। तो ये 6 देश कौन कौन से थे? बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग एंड द नीदरलैंड्स। आप मैप में देख सकते हैं कि इन सब की बाउंड्री आसपास है, इन सब का टेरिटोरियल बाउंड्री आसपास है। तो इन्होंने एक संगठन बनाया और सबसे पहले शुरू किया कि हम कोल और स्टील एक्सचेंज करेंगे। मतलब हर देश के पास, वो बेल्जियम हो या इटली हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, लग्जमबर्ग हो, नीदरलैंड हो, इन देशों में जहां भी कोल है, स्टील है, इनका व्यापार हम करेंगे आपस में। और ये कहीं भी, मतलब आप व्यापार, मतलब व्यापारी, वो बिजनेसमैन कहीं भी, वो जर्मनी का हो या फ्रांस का हो, पूरे उस जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई गई उसमें कहीं भी वो व्यापार कर सकता है बिना किसी बाधा के। ना ही उसे 1 रुपये ज़्यादा पे करना है, ना ही उसे 1 रुपये कम पे करना है। तो जब धीरे धीरे इन्हें ये समझ में आने लगा कि हमारा जो ये कंसेप्ट है यूरोप को प्रॉस्पर करने का,
हमारा जो ये कंसेप्ट है कि इंटीग्रेटेड सोसाइटी बनाने का, कि सारे यूरोपियन कंट्रीज एक साथ मिलकर व्यापार करेंगे और अपने आप को डेवलप करेंगे, जब इन 6 देशों के इस कंसेप्ट को और मतलब बढ़ने लगा, डेवलप होने लगा ये कंसेप्ट, तो धीरे धीरे जितने यूरोपियन कंट्रीज थे ये धीरे धीरे साथ देने लगा। मतलब धीरे धीरे और लोगों ने कहा कि अपने इस यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी में हमें भी पार्टनर बनाओ, हमें भी मेंबर स्टेट बनाओ। नियम ये था कि सबको एक फीस पे करना होता था। आप किसी भी क्लब के अगर मेंबर बनेंगे तो आपको एक फीस पे करना ही पड़ेगा। वैसे ही जितने भी यूरोपियन मेंबर कंट्रीज हैं जो ईयू के, यूरोपियन यूनियन के मेंबर थे, सभी एक फीस पे करते थे। 1973 में यूके मतलब ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ईयू का मेंबर बनता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट था। यूनाइटेड किंगडम में अपने आप में 4 देश हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। कहने के लिए 4 देश हैं और कहने के लिए यूनाइटेड किंगडम एक देश है। मतलब एक ही देश में 4 देश हैं। मतलब अगर आप क्रिकेट मैच देखें तो स्कॉटलैंड का अलग टीम है और इंग्लैंड का भी अलग टीम है, लेकिन अगर देश कहने के लिए ये यूनाइटेड किंगडम के ही पार्ट हैं। तो यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन ने कोशिश किया कि वो 1973 में इसका पार्ट बने यूरोपियन यूनियन का, और धीरे धीरे बाकी और देश भी आने लगे। सबसे लास्ट देश था क्रोएशिया, जो कि 2013 में बना। तो क्रोएशिया वॉज द 28th मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, याद रखें। तो 1973 में ये ऐड हुआ। तो अब फिर शुरू से बात करते हैं कि अब धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन के लोगों ने, उनके मेंबर स्टेट्स ने अब अपना पर्सपेक्टिव और बड़ा करने लगा। मतलब और भी बहुत सारे ट्रीटीज करने लगी। अब सिर्फ कोल और स्टील के बारे में नहीं बात करेंगे, अब कोई भी बॉर्डर नहीं होगा। मतलब आप एक पासपोर्ट पे, अगर आपके पास कोई पासपोर्ट है तो आप जर्मनी, फ्रांस, ये लग्जमबर्ग, कहीं भी आप जा सकते हैं। आप इंग्लैंड भी जा सकते हैं, कोई बाधा नहीं होगी। इसीलिए इनमें सबसे ज़्यादा प्रॉस्पर, इस 28 देशों में सबसे ज़्यादा प्रॉस्पर अगर कोई देश था तो वो कौन था? वो इंग्लैंड था, मतलब ब्रिटेन था। तो बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन देखने को, माइग्रेशन देखने को मिलता था, बहुत ज़्यादा माइग्रेशन देखने को मिलता था। मतलब बहुत सारे इन 27 देशों के लोग घूम फिर के कहाँ पहुँच जाते थे? यूके, ब्रिटेन, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर था, वहाँ पे नौकरियाँ ज़्यादा थी। तो भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो इंग्लैंड को धीरे धीरे, मतलब ब्रिटेन को धीरे धीरे ये समझ में आने लगा, कहीं मैं पपलू तो नहीं बन रहा हूँ। मतलब एक तो पैसे भी देता हूँ मेंबरशिप के यूरोपियन यूनियन को, और मतलब इनकी सारी भीड़ हमारे ऊपर ही आ जा रही है, तो हमें फ़ायदा मतलब कम और नुकसान ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसलिए ब्रिटेन मतलब कुछ हद तक ऐसा समय आ गया था कि वो अब यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना नहीं रहना चाहता था। अब 1957 के दौरान क्या हुआ कि धीरे धीरे इन्होंने, यूरोपियन यूनियन ने अपना सेक्टर बड़ा करने की कोशिश की। इसलिए इन्होंने यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी बनाई। मतलब एक और ट्रीटी साइन किया जिसे कहते हैं यूराटॉम ट्रीटी। मतलब ये जो 27, मतलब उस वक्त तो 27 नहीं थे, ये जितने भी यूरोपियन नेशन के उस वक्त स्टेट्स थे, देश थे, मेंबर्स थे, इन्होंने अब कोशिश करने लगा कि ये एटॉमिक एनर्जी को डेवलप करेंगे और जो मेन प्रोडक्ट होगा वो आपस में शेयर करेंगे, बेचेंगे और खरीदेंगे, और जो सरप्लस प्रोडक्ट होगा वो नॉन मेंबर स्टेट्स को बेचेंगे। मतलब जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा एटॉमिक एनर्जी का, जो ये नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, वो बाकी देशों को बेचा जाएगा। अब जैसा कि इनका कंसेप्ट ही था कि हम यूरोप को एक इंटीग्रेटेड सोसाइटी बनाएंगे। मतलब आपको बिहार जाने के लिए कोई पासपोर्ट लगता है क्या? आपको उत्तर प्रदेश जाने में कोई बाधा है क्या? नहीं, आप पश्चिम बंगाल से निकलेंगे और आप कश्मीर, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, कन्याकुमारी, जहाँ चाहें वहाँ जाएं, कोई रोकने वाला नहीं है। आप अपनी गाड़ी उठाएं और आराम से जाके व्यापार कर सकते हैं पूरे भारत में, कहीं भी कोई बाधा नहीं देगा। जो रूल्स नियम है वो तो मानने पड़ेंगे। सेम इसी प्रकार अगर एक व्यापारी ग्रीस, मतलब यहाँ से जर्मनी से निकले तो वो इंग्लैंड तक जाके अपना व्यापार कर पाता था। इस प्रेशर के कारण इंग्लैंड निकलना चाहता था, जिसके बारे में बाद में बात करते हैं। ये साथ साथ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि इंग्लैंड ने कब एंट्री की थी और कब एग्जिट किया था।
इसीलिए 1985 में शेंजन एग्रीमेंट हुआ था। शेंजन एग्रीमेंट जो कि कहता है विदाउट पासपोर्ट कंट्रोल्स, मतलब कोई भी पासपोर्ट की जरूरत नहीं है और आप पूरे यूरोपियन यूनियन में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। 1985 में जब एक ऐसा समय तैयार हुआ कि जब आपको पासपोर्ट नहीं चाहिए पूरे यूरोपियन यूनियन में, ना ही घूमने के लिए, ना ही पढ़ने के लिए, ना ही व्यापार करने के लिए, तो धीरे धीरे वो समय आ गया था कि इस यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को एक नाम दिया जाए, फॉर्मल नाम, जिसका नाम रखा गया यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का अपने आप में एक पार्लियामेंट भी है। एक आए दिन आजकल आपने ये न्यूज़ पढ़ा होगा, इसलिए मैं थोड़ा रेफर करता हूँ। जैसे आपको पता ही होगा कि यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा है ना। यूक्रेन और रशिया के बीच काफ़ी दिनों से युद्ध चल रहा है, 1 साल हो गया लगभग। युद्ध क्या था? क्योंकि यूक्रेन चाहता है कि वो नाटो का मेंबर बने, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बने, और रशिया चाहता है कि तुम हमारे हिस्से हो, हमारे बन के रहो। ये जो युद्ध हो गया, इसके कारण यूरोपीय देशों ने रशिया से पेट्रोलियम ऑयल खरीदना बंद कर दिया। पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आप अगर न्यूज़ उठाएं तो देखें, पता चलेगा कि रशिया ने, मतलब यूरोपियन देशों ने रशिया से डायरेक्ट जो कच्चा तेल था वो खरीदना बंद कर दिया। बहुत बढ़िया बात है। अब रशिया के पास जो कच्चा तेल है वो किसको बेचेगा रशिया? तो रशिया के पास गए हमने कहा कि भैया तुम्हारा कच्चा तेल खरीदेंगे हम। तो हमने कच्चा तेल खरीदा और वो कच्चा तेल अपने देश में लाए, रिफाइन करके हम यूरोपियन नेशन को फिर बेचते हैं। मतलब अब यूरोप के जो वो 28 कंट्री हैं वो रशिया से सीधा नहीं खरीदते हैं, अब वो हमसे खरीदते हैं। हम रशिया से सस्ते दामों में खरीदते हैं और यूरोपियन यूनियन के देशों को महंगे में बेचते हैं। इसीलिए पिछले दिन यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट के सदस्यों ने यह कहा कि भारत का बहिष्कार करना होगा, क्योंकि भारत चालाकी दिखा रहा है, क्योंकि रशिया से सस्ते दामों में तेल खरीदता है, क्योंकि वो तो डायरेक्ट रशिया से खरीदेंगे नहीं, क्योंकि वो वर्ल्ड में ये कह रहे हैं कि रशिया गलत है और हम रशिया के दोस्त हैं, इसलिए हमको रशिया सामान बेचता है। तो यूरोपियन यूनियन हमेशा हमारा अगेंस्ट में चलता है। तो यूरोपियन यूनियन का अपना एक पार्लियामेंट है। यूरोपियन यूनियन खुद एक नियम बनाता है, उन नियमों को पास करता है, और जो यूरोपियन यूनियन के देश के जो मेंबर्स हैं, मतलब ये 27-28 जो देश हैं, इनको उन नियमों को मानना ही पड़ेगा। कुछ कुछ मानना ही पड़ेगा और कुछ कुछ नहीं मानने जैसा भी है। जैसा यूनाइटेड नेशंस अगर कोई नियम पास करे, जो कि यूनाइटेड नेशन पूरे वर्ल्ड के लिए है, वैसे ही यूरोपियन यूनियन सिर्फ यूरोप के उन 28 देशों के लिए है। तो अगर यूरोपियन यूनियन कोई नियम पास करे तो उन देशों को मानना ही पड़ेगा। जैसे यूरोप में जो यूरोपियन यूनियन के जो 28 देश हैं, उनमें 19 देशों में यूरो चलता है। यूरो जो करेंसी है, जैसे हमारे देश की करेंसी का नाम है रुपीज। हमारे को अगर $1 खरीदना है अमेरिका का, तो हमें कितना रुपया देना है? 82 रुपये देने हैं, 82 रुपीज। अगर पाकिस्तान को डॉलर खरीदना है तो कितने रुपए देने हैं? 285 रुपीज देने हैं, 285। बांग्लादेश को अगर वही $1 खरीदना है तो 107 रुपये देने हैं उनके करेंसी में। तो यहाँ देखिए डिफरेंस है, भारत का करेंसी, बांग्लादेश का, और इनका सारे का करेंसी अलग अलग है। इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने क्या किया कि वहां पे चलने वाले करेंसी को एक बनाने की कोशिश की। इसलिए 19 देशों में यूरो चलता है, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अगर दो नज़दीकी देशों के बीच यूरो चलता है तो इक्विवेलेंट है, उनका वैल्यू 1 है। मतलब वो 5 रुपये का 5 यूरो का अगर मैगी खरीदना है तो इसके देश में भी 5 रुपये के यूरो का मैगी मिलेगा, और उसमें भी कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। तो व्यापार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे बहुत सारे नियम बनाता है यूरोपियन यूनियन। उनका जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का मेंबरशिप कैसे होता है? यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हैं उसमें 18 साल से ऊपर के लोग इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स को इलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ 8 देश हैं जो कि यूरो नहीं चलाते हैं। तो ऐसा भी नहीं है, ये ऑप्शनल भी है। कौन कौन नहीं चलाता है अपने देश में? बल्गेरिया, क्रोएशिया, क्रेज रिपब्लिक, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया एंड स्वीडन। ये सब देश नहीं चलाते हैं अपना, मतलब यूरो को नहीं मानते हैं। अभी जब यूरोपियन यूनियन बना तो उसका बैंक भी होना चाहिए,
क्योंकि इन 28 देशों में जब पैसे की क्राइसिस आएगी तो आखिर मदद कौन करेगा। तो उस क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए बैंक बनाई गई जिसका नाम था यूरोपियन सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो जब 2008 में क्राइसिस आया था तो आखिर उस क्राइसिस में सबसे ज़्यादा मदद करने वाले इंसानों में था, मतलब सबसे ज़्यादा भार जो पड़ा था वो पड़ा था ब्रिटेन पे, यूनाइटेड किंगडम पे। कुछ देश थे जिनकी हालत ख़राब हो गई थी, जो कि यूरो क्राइसिस में जी रहे थे, क्योंकि यूरो की वैल्यू और अगर एक देश में कुछ और करेंसी चलता है तो उसके वैल्यू में डिफरेंस है। जैसे कि मैंने कहा कि 8 देश यूरो नहीं चलाते हैं, जो कि पुर्तगाल, आयरलैंड, ग्रीस, स्पेन, ये वाला जो इन देशों में यूरो की क्राइसिस चल रही थी, तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने बहुत मदद की थी। लेकिन इसमें पैसे भरवाए गए, किसने भरा? ये जो बड़े कंट्रीज थे, जो स्वीडन और इंग्लैंड हैं, इन्होंने पैसे दिए और काफ़ी मदद की। तो इनको अपनी लायबिलिटीज ज़्यादा देना पड़ रहा था, तो ये कह रहे थे इन छोटे देशों को कि तुम खर्च कम करो अपने देश का, तुम खर्च कम करो ताकि हमारे ऊपर बर्डन कम पड़े। लेकिन ये खर्च, जैसे अगर ये अपने देश में सब्सिडी नहीं देंगे तो लोग विरोध करेंगे। तो ये जो छोटे देश थे ये बड़े देशों से पैसे ले रहे थे और अपने देश में सब्सिडी दे रहे थे, तो बर्डन बड़े देशों पे पड़ रहा था। इसलिए ब्रिटेन हमेशा से चाहता था कि ये हमारे ऊपर बर्डन बन रहा है। मतलब हम आए तो थे यहाँ हीरो बनने, लेकिन सिर्फ इमेज में हीरो रह गए हैं, मतलब सारा ये लोग हमारे यूज़ कर रहे हैं। तो इन्होंने अब ऐसा सोचा कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो ये था यूरोपियन यूनियन का कंसेप्ट। अब साथ ही बात करते हैं ब्रेग्जिट के बारे में। तो आपने देखा, आपने समझा कि कैसे कैसे ब्रिटेन के ऊपर धीरे धीरे प्रेशर बढ़ रहा था। तो यूरोपियन यूनियन को अचानक 2010 के आसपास ऐसा कंसेप्ट आता है कि मतलब जो रिफ्यूजीज हैं, मतलब इन 28 देशों के बॉर्डर पे रहने वाले बहुत सारे रिफ्यूजीज हैं, तो यूरोपियन यूनियन ने प्रपोज किया कि क्यों ना ये जो रिफ्यूजी हैं, जो किसी देश के भी नहीं है, क्यों ना हर एक देश, मतलब जर्मनी, फ्रांस, इटली, क्रोएशिया, ब्रिटेन, मतलब यूनाइटेड किंगडम, क्यों ना इन रिफ्यूजियों को थोड़े थोड़े मात्रा में अपने अपने देश में बांट ले और ये रिफ्यूजी वाला प्रॉब्लम खत्म होगा। तो ये तो समस्या एक बड़ी समस्या है, क्योंकि कोई भी देश अब दूसरे देश के रिफ्यूजी को क्यों लेगा। जैसे हमारे देश में हमें भी मालूम है कि म्यांमार के बॉर्डर पे, बांग्लादेश के बॉर्डर पे बहुत सारे रिफ्यूजी रहते हैं। हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ हो गई है, तो हम क्या इस सिचुएशन में फिर और जनसंख्या लेके अपने देश का भार बनाने की कोशिश करेंगे? नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे देश का भार और बढ़े, ठीक है, इसलिए हम नहीं लेना चाहते हैं उन्हें। तो ब्रिटेन ने भी यही कहा कि हम रिफ्यूजी नहीं लेना चाहते, इसलिए ब्रिटेन ने अपने देश में रेफरेंडम करवाया। रेफरेंडम क्या होता है? ओपिनियन पोल, जैसे होता है ना न्यूज़ चैनल्स में, या देखते हैं हम लोग केबीसी में कि अपना ओपिनियन पोल डालें, ए, बी, सी या डी, क्या कहती है जनता। वैसे जनता के सामने दो ऑप्शन था कि जनता क्या रिफ्यूजी वाले प्रपोजल को जो EU ने दिया है उसको एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। तो लगभग 52% जनता ने कहा कि इन्हें हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो पहला पॉइंट ये था कि रिफ्यूजी का कारण था, क्योंकि ब्रिटेन चाहता था कि हम निकल जाएं, क्योंकि ये बाद में फिर प्रेशर देगा। दूसरा कारण था कि ये जो 27 देशों की जो जनता थी वो कहीं ना कहीं जाके ब्रिटेन में ही बसने की कोशिश कर रही थी, और ब्रिटेन को इसके कारण ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा था। ब्रिटेन के रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ हो रहे थे। तो ब्रिटेन ने 2016 में अपने देश में रेफरेंडम फिर से किया। इस बार रेफरेंडम किया कि क्या ब्रिटेन एग्जिट कर जाएगा। ब्रिटेन और एग्जिट को मिलके बनता है ब्रेग्जिट। ब्रिटेन ने फिर से 2016 में अपने देश में ये किया, रेफरेंडम किया, मतलब ओपिनियन पोल किया कि क्या हम मेंबर बने रहें या निकल जाएं। तो स्कॉटलैंड में वोटिंग हुई, नॉर्दर्न आयरलैंड में वोटिंग हुआ, वेल्स में हुआ और इंग्लैंड में हुआ। इन चारों पार्ट में काफ़ी वोटिंग्स हुए और उसके बाद ऐसा पाया गया कि जनता 52% चाहती है कि ब्रिटेन EU से निकल जाए, व्यापार से बाहर हो जाए, मतलब EU के अब वो एक अलग आइडेंटिटी हो जाएगा। अब वो ये 27 देश में अपना व्यापार नहीं कर पाएगा।
अब ट्रेड के लिए उसको ज़्यादा टैरिफ देने पड़ सकते हैं, टैक्स देने पड़ सकते हैं, जो कि पहले नहीं देना पड़ रहा था। पहले आप आराम से अपना बिजनेस कर सकते थे, तो कुछ फायदे भी थे और कुछ नुकसान भी। जो ज़्यादा मात्रा में जो फीस देना पड़ता था यूरोपियन यूनियन को, वो नहीं देना पड़ेगा। जो सेंट्रल बैंक को फंड करना पड़ता था, वो नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे इन सारे पर्सपेक्टिव को देखते हुए यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन ने एग्जिट ले लिया। इसी सिचुएशन को कहते हैं ब्रेक्जिट। क्लियर है? ब्रिटेन ने एग्जिट कब लिया? ब्रिटेन ने एग्जिट लिया 31 जनवरी 2020। तो हाल फिलहाल की बात है, इसीलिए ये टॉपिक आपके सिलेबस में बना हुआ है, यूरोपियन यूनियन भी और ब्रेक्जिट भी। इस सिचुएशन के बाद, ब्रिटेन के बाद, अब धीरे धीरे स्वीडन बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि स्वीडन और ब्रिटेन साथ में मिलकर थोड़े दमदार देश थे। तो दूसरी तरफ जर्मनी और फ्रांस जब भी कोई बात प्रपोज करते थे, तो ब्रिटेन और स्वीडन भी लड़ते थे और कॉन्टेस्ट करते थे। लेकिन जब से ब्रिटेन निकल गया, तब से स्वीडन की जो मतलब वेटेज है वो थोड़ा कम हो गया, इसलिए स्वीडन कोशिश कर रहा है कि वो भी अगर निकल जाए तो बढ़िया होगा। अच्छा, तो ये यूरोपियन यूनियन के फंक्शन क्या है? पहला, गुड्स कैन फ्लो फ्रीली अक्रॉस द बॉर्डर, मतलब इन 28 देशों में सामान आराम से एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, व्यापार हो सकता है, कोई बाधा नहीं है। दूसरा, मोर इफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ लेबर, एक देश का लेबर दूसरे देश में जाके अपना लेबर सेल कर सकता है, कोई बाधाएं नहीं है। ह्यूमन राइट्स एंड द एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस ज़्यादा नहीं होंगी, क्योंकि ये 28 देश एक फैमिली जैसे हो जाएंगे, इंटीग्रेटेड सोसाइटी। ग्रेट एक्सपेरिमेंट, काफ़ी एक्सपेरिमेंट हो सकता है, यूनिफाइड होंगे, ये व्यापार अच्छे से कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यूरोपियन यूनियन और ब्रेक्जिट समझ आया हो। तो आप भी अपना ओपिनियन दें कि क्या यूरोपियन यूनियन एक एजेंट के रूप में नहीं काम कर रहा है जो वर्ल्ड को शोषण करना चाहता है? क्योंकि हमें धमका रहा है कि तुम रशिया से तेल ना खरीदो। हम किससे तेल खरीदेंगे ये भी यूरोपियन यूनियन तय कर देगा। आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।